नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हम कोशिका पढ़ रहे हैं और कोशिका में हमने कुछ कोशिकांग पढ़ लिए हैं। अगला कोशिकांग हम पढ़ रहे हैं राइबोसोम। राइबोसोम के जो खोजकर्ता हैं वो है एमिल पेलाडे। खोजकर्ता का नाम एमिल प्लाटे। ये जो राइबोसोम होता है एक झिल्ली रहित कोशिकांग होता है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, जो राइबोसोम होते हैं कोशिका के अंदर ऐसे बिल्कुल राई के दाने जैसे ऐसे डॉटेड रूप में बिखरे हुए होते हैं, जिन्हें कहा जाता है राइबोसोम। अब ये यदि खुरदरी जालिका, अंतःप्रद्रवी जालिका जो हमने पढ़ा था, उस पर ये पाए जाते हैं, तो ये समझ लो कि जहाँ पर भी राइबोसोम शब्द आ जाए तो उसका एक ही काम होगा और वो काम होगा उसका प्रोटीन संश्लेषण। तो राइबोसोम जो होते हैं ये बिल्कुल सूक्ष्म संरचनाएं पाई जाती है और ये झिल्ली रहित होते हैं। आप खुद देख सकते हो, इतने छोटे होते हैं तो इन पर झिल्ली नहीं पाई जाती है, झिल्ली रहित होते हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है। मैंने आपको प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में कहा था कि प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती है उन कोशिकाओं को कहा जाता है अविकसित कोशिकाएं, यानी ये पूर्ण रूप से क्या नहीं होती है, विकसित नहीं होती है, तो इन्हें कहा जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। इसमें जो राइबोसोम होता है, ये राइबोसोम के दो प्रकारों में से एक आता है, वो आता है 70S। इसको 70S कहा जाता है, जो कि पुनः दो भागों में बटा हुआ होता है, 30 + 50, यानी 70, 30, 50। हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो राइबोसोम होता है इस प्रकार बटा हुआ होता है 70, 30, 50। 70, 30, 50। ये कौन सा राइबोसोम होगा? ये होगा प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाने वाला राइबोसोम 70, 30, 50। यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाने वाला राइबोसोम 70S होता है और यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो कि एक विकसित कोशिकाएं होती है, उन कोशिकाओं में पाया जाता है 80S प्रकार का। जो 80 है वो इस प्रकार टूटा हुआ होता है 80, 40, 60, यानी 80, 40, 60। एक तरीके से यूँ देख सकते हो, इसके जो अंक हैं वो सम संख्या में और इसके जो अंक हैं वो विषम संख्या में। तो सम संख्या वाले जो होते हैं वो होते हैं यूकैरियोटिक, यानी हम में, मानव में, सभी विकसित जीवों के अंदर जो पाया जाता है वो होता है यूकैरियोटिक, यानी 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। आगे देखते हैं इसके बारे में और क्या विशेषताएं हैं राइबोसोम की। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट आया है, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री या कोशिका का इंजन भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द आए हैं दो कंपटीशन के हिसाब से। पहला आया प्रोटीन की फैक्ट्री और कोशिका का इंजन, यानी संपूर्ण कोशिका का जितना भी कार्य लगभग होता है वो राइबोसोम करता है। क्यों? क्योंकि कोशिका के अंदर ऊर्जा का मेन सोर्स जो है, यानी प्रोटीन का जो संश्लेषण है, वो कौन करता है? राइबोसोम करता है। तो संपूर्ण कोशिका की जो क्रियाविधि वो किससे चलती है? प्रोटीन से चलती है। इसीलिए इसे कोशिका का इंजन भी कहते हैं। यह प्रोटीन के संश्लेषण का कार्य करते हैं, प्रोटीन का संश्लेषण का कार्य करता है, इसीलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। और ये राइबोसोम किससे बना होता है? ये बना होता है rRNA और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। rRNA राइबोसोम न्यूक्लिक अम्ल से मिलकर, और इसमें एक साथ और क्या चीज़ होती है? प्रोटीन, यानी कि राइबोसोम जो होते हैं rRNA और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। आगे बात करते हैं। देखिए, अगला पॉइंट आता है हमारा तारक केंद्र। इसको तारक केंद्र भी कहते हैं, सेंट्रोसोम भी कहते हैं। तारक केंद्र की जो खोज है वो की थी टी बावेरी ने। टी बावेरी नामक साइंटिस्ट ने तारक केंद्र की खोज की थी, और इसका तारक केंद्र नाम इसलिए क्योंकि ये बिल्कुल है ना कोशिका के अंदर ऐसे तारे जैसे दिखते हैं, ऐसे इस प्रकार, तो इसीलिए इनका नाम है तारक केंद्र, या इसको सेंट्रोसोम भी कहते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ये नहीं पाए जाते हैं। देखिए, यहाँ पर एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है कि कौन सा कोशिकांग किस में पाया जाता है और किस में नहीं पाया जाता है। इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम अभी आगे थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, कंप्लीटली पढ़ लेंगे कि कौन सा कोशिकांग किस में पाया जाएगा और किस में नहीं पाया जाएगा। तो यहाँ से आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। इसे कोशिका केंद्रक भी कहते हैं, कोशिका केंद्रक भी कहा जाता है इसको, क्योंकि इसका नाम होता है सेंट्रोसोम। कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है कोशिका के विभाजन के समय तर्कु तंतुओं का निर्माण करना और शुक्राणु के पूंछ का निर्माण करना। इसके दो मुख्य रूप से कार्य हो गए। पहला होता है कोशिका विभाजन। देखिए, कोशिका विभाजन हम अगले वीडियो में जरूर लेंगे। तो कोशिका विभाजन में तर्कु तंतु, जो तर्कु तंतु बनते हैं वो इस प्रकार के तंतु बनते हैं कोशिका विभाजन में। तो इन तंतुओं का जो निर्माण करता है, इन तंतुओं का निर्माण करने वाला कौन होता है? तारक केंद्र होता है। और दूसरा काम होता है इसका शुक्राणु की पूंछ का निर्माण। जो शुक्राणु होता है कुछ इस प्रकार की संरचना होती है। तो शुक्राणु की ये जो पीछे वाला भाग है, जिसको इसको कहा जाता है शुक्राणु की पूंछ। देखिए, ये वाला भाग जो है, ये जो मैंने ग्रीन किया हुआ है, इसको कहते हैं शुक्राणु की पूंछ। तो शुक्राणु की जो पूंछ है उसका निर्माण भी किसके द्वारा होता है? इसका निर्माण भी तारक केंद्र द्वारा होता है। नेक्स्ट पॉइंट ले रहे हैं हम, केंद्रक। तो देखिए, केंद्रक की खोज जो है, केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, रॉबर्ट ब्राउन
रॉबर्ट हुक, दो चीज़ों में हम कन्फ्यूज हो रहे हैं। रॉबर्ट ब्राउन ने की है केंद्रक की खोज, और रॉबर्ट हुक जो है उन्होंने सबसे पहले मृत कोशिका को देखा था। तो वो थे रॉबर्ट हुक, और ये है रॉबर्ट ब्राउन जिन्होंने किसकी खोज की, केंद्र की, कोशिका का केंद्रक। अब देखिए इसकी क्या विशेषता है। यह कोशिका में संपन्न होने वाली जैविक क्रियाओं का नियंत्रण करने का कार्य करता है। वेरी इंपॉर्टेंट। एक तरीके से जिस प्रकार मनुष्य के अंदर मस्तिष्क का होना जरूरी है, उसी प्रकार कोशिका की सारी क्रियाविधि को नियंत्रण कौन करता है, केंद्रक नियंत्रित करता है। यानी कोशिका में होने वाली जैविक क्रियाओं का नियंत्रण जो है वो किसके द्वारा किया जाता है, केंद्रक द्वारा किया जाता है। इसे कोशिका का मस्तिष्क भी कहते हैं। देखिए आ गया शब्द, इसे कोशिका का क्या कहते हैं, मस्तिष्क भी कहते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है कोशिका का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, तो आप इसका क्या आंसर लिखोगे, केंद्रक। और क्या विशेषता इसकी, देखिए बहुत बड़ी विशेषता है ये, कंपटीशन के हिसाब से, रीट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। लाल रक्त कणिकाएं यानी RBC, लाल रक्त कणिका, माइकोप्लाज्मा, जीवाणु, नीले हरे शैवाल, विषाणु आदि में केंद्रक नहीं पाया जाता। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। लाल रक्त कणिकाएं RBC, माइकोप्लाज्मा, जीवाणु, नीले हरे शैवाल, विषाणु आदि में केंद्रक नहीं पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं केंद्रक का चित्र। तो देखिए केंद्रक का चित्र जो है ये अपने सामने है। इस केंद्रक में हम क्या देख पा रहे हैं, देखिए यहाँ है अंतःद्रव्यी जालिका। ये जो पीछे आपको दिख रही है, ये देखो डॉटेड डॉटेड बहुत सारी जाली, ये क्या है, ये अंतःद्रव्यी जालिका है जो केंद्र को चारों ओर से घेरे हुए होती है। और यहाँ पाया जाता है केंद्रक के अंदर एक और केंद्रक जिसे कहा जाता है केंद्रिक, जिसे क्या कहेंगे, केंद्रिक। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और ये होती है क्रोमेटिन जालिका। देखो इसमें रस्से नुमा ऐसे संरचनाएं होती है, पतली जो अपने रस्सी होती है ना, ऐसे धागे नुमा संरचनाएं होती है इस प्रकार की, यहाँ इसके अंदर बहुत सारी। और ये धागे नुमा संरचनाएं जो होती है, इन संरचनाओं को कहा जाता है क्रोमेटिन जालिका। इस संरचनाओं को क्या कहेंगे, क्रोमेटिन जालिका। क्यों कहते हैं क्रोमेटिन जालिका, क्योंकि ये गुणसूत्रों का निर्माण करती है। ठीक है, कोशिका विभाजन पढ़ेंगे तब आपको समझाऊंगा कि क्रोमेटिन जालिका से गुणसूत्रों का निर्माण कैसे होता है। ये होता है केंद्रक द्रव्य, जो इसके अंदर ये द्रव पाया जाता है, लिक्विड है, ये होता है केंद्रक द्रव्य। और यहाँ पर जो जगह जगह छिद्र हैं जो कि पदार्थों के आदान प्रदान का कार्य करते हैं, ये छिद्र, इन छिद्रों को कहा जाता है केंद्रक छिद्र। और बाहर वाली ये जो झिल्ली है, ये झिल्ली को कहा जाता है केंद्रक झिल्ली। तो ये टोटल जो संरचना है, ये संरचना आ गई आपके केंद्रक की, यानी कोशिका का जो केंद्रक होता है उसकी संरचना हमने पढ़ ली है। आगे बात करते हैं। देखिए केंद्रक की और क्या क्या विशेषता है, क्या क्या कार्य करता है ये। केंद्रक द्रव्य में DNA पॉलीमेरेज, RNA पॉलीमेरेज और न्यूक्लियोप्रोटीन्स, क्षारीय फॉस्फेटेज आदि पाए जाते हैं। अभी जो हमने पीछे देखा था, केंद्र का जो द्रव्य होता है, केंद्र के द्रव्य में DNA पॉलीमेरेज, RNA पॉलीमेरेज, न्यूक्लियोप्रोटीन, क्षारीय फॉस्फेट और आदि पाए जाते हैं। देखिए यहाँ दो शब्द आ रहे हैं, एक आ रहा है DNA, एक आ रहा है RNA। यदि आपको इसको पूरा नाम नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ। DNA को कहते हैं डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, इसको कहते हैं DNA। और RNA को कहते हैं राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, अब यहाँ पर एक ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इसलिए कहते हैं DNA, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। ये होता है राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। जिसको फुल फॉर्म नहीं पता है वो ध्यान रखें इसकी। RNA की क्या लिखेंगे, राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, और DNA की लिखेंगे डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। केंद्रक द्रव में पाए जाने वाले जालीनुमा संरचना, यहाँ जालीनुमा लिखना, जालीनुमा। केंद्रक द्रव्य में पाए जाने वाले जालीनुमा संरचना को क्रोमेटिन जालिका कहते हैं। बिल्कुल मैंने आपको समझाया था अभी, क्रोमेटिन जालिका। देखिए गुणसूत्रों को कहते हैं क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम से ही क्या बनते हैं, क्रोमेटिन जालिका बनती है। तो क्रोमेटिन जालिका कहते हैं, ये कोशिका के विभाजन के समय मोटे धागे नुमा संरचना में परिवर्तित होकर गुणसूत्र का निर्माण करती है। ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि कोशिका विभाजन होता है तो ये क्रोमेटिन जालिका क्या करती है, आपस में गुंथ जाती है और थोड़ी मोटी धागे नुमा संरचना बना देती है, और उन्हें कहा जाता है गुणसूत्र। ठीक है, गुणसूत्र का निर्माण किससे होता है, क्रोमेटिन जालिका द्वारा होता है। आइए आगे बात करते हैं केंद्रिक के बारे में। देखिए मैंने आपको चित्र में बताया था कि जो संपूर्ण कोशिका थी, संपूर्ण कोशिका, उस कोशिका के अंदर पाया जाता है केंद्रक के अंदर एक और केंद्रक है, और उस केंद्रक का नाम क्या है, केंद्रिक। तो इसी केंद्रिक के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो केंद्रिक की जो खोज करने वाले वैज्ञानिक थे वो थे फोंटाना। केंद्रिक की खोज करने वाले वैज्ञानिक फोंटाना थे। और केवल केंद्रिक जो है केवल यूकेरियोटिक कोशिकाओं में ही पाया जाता है। यूकेरियोटिक यानी हम में, यानी विकसित जीव जंतुओं के अंदर जो कोशिकाएं होती है उन्हें यूकेरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। RNA का संश्लेषण जो है वो भी किसके द्वारा होता है, केंद्रिक द्वारा। RNA का संश्लेषण किसके द्वारा होता है, केंद्रिक द्वारा होता है।
और राइबोसोम के निर्माण में जो सहायता करता है वो भी कौन करता है, केंद्रिक करता है, राइबोसोम का निर्माण करता है। और राइबोसोम की, इसे राइबोसोम की फैक्ट्री भी कहते हैं। देखो दो शब्द कंफ्यूज करेंगे आपको, एक होता है प्रोटीन की फैक्ट्री, तो प्रोटीन की फैक्ट्री तो है राइबोसोम खुद, और राइबोसोम की फैक्ट्री है वो है केंद्रक। अर्थात राइबोसोम की निर्माण करने का कार्य करेगा केंद्रिक, और राइबोसोम जो है वो किसका निर्माण करेगा, प्रोटीन का निर्माण करेगा। तो प्रोटीन की फैक्ट्री है वो किसे कहेंगे, राइबोसोम को कहेंगे। चलिए अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट एक सारणी देखने को मिलेगी हमें। इस सारणी में देखिएगा आपको मैं बता देता हूँ, एक तो प्रोकैरियोटिक कोशिका आ रही बार बार, एक यूकैरियोटिक आ रही है। तो इनमें क्या डिफरेंस है, देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, उसमें जो कोशिका भित्ति होती है वो बनती है न्यूमेरिक अम्ल द्वारा, न्यूरिमिक अम्ल द्वारा, और यूकैरियोटिक में बनती है सेल्यूलोज द्वारा। इसमें राइबोसोम पाया जाता है 70S और इसमें पाया जाता है 80S, जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। और क्या क्या विशेषता इसकी देखिए। अब इसके अंदर कोशिका द्रव्य जालिका, कोशिका द्रव्य अंतःप्रद्रव्य जालिका, राइबोसोम, रिक्तिका, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में होते हैं अनुपस्थित। देखिए बात आ गई, क्या क्या चीज़ें, एक तो अंतःप्रद्रव्य जालिका, दूसरा राइबोसोम, रिक्तिका, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो होता है यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर ये चीज़ें पाई जाती है। केंद्र झिल्ली और केंद्र झिल्ली और केंद्रिका, ये भी किसके अंदर नहीं पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक में नहीं पाए जाते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक में उपस्थित होते हैं। तो यहाँ से अपने को पूरा अंतर पता चल गया कि किस में कौन सी चीज़ होती है, कौन सी नहीं होती है। आइए बात करते हैं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। अब ये पॉइंट है पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या डिफरेंस है। तो देखिए कोशिका भित्ति के आधार पर देखा जाए तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, लेकिन जंतु कोशिका में नहीं होती। हरित लवक पादप कोशिका में होता है, हम जानते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया करता है, लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। सेंट्रोसोम तारककाय पादप कोशिका में नहीं होता है, लेकिन जंतु कोशिका में होता है। यहाँ पर एक शब्द और ध्यान रखिए, उच्च स्तरीय जो पादप होते हैं उनमें होते हैं। रिक्तिका ये इनमें बहुत बड़ी होती है और ये इसमें छोटी होती है। गोल्जिकाय इसमें बिखरा हुआ होता है, किसमें, पादप कोशिका में, लेकिन इसमें संगठित होता है, एक जगह केंद्रित होता है। और इसमें जो भोजन का संग्रहण है वो पादप में होता है स्टार्च के रूप में, और जंतु कोशिका में होता है ग्लाइकोजन के रूप में। अब यहाँ पर मैंने दो डायग्राम दोनों आपको दिए हैं। इन डायग्राम से आप बिल्कुल इनमें अंतर देख सकते हो कि यहाँ जो आप डायग्राम देख रहे हो ये पादप कोशिका का है, और ये जो डायग्राम है ये जंतु कोशिका का है। तो इसमें क्या क्या डिफरेंस है वो डिफरेंस हमने ऊपर लिख दिए हैं। तो ये दोनों चित्र जो हैं इसमें ये जंतु कोशिका का, ये पादप कोशिका का। एक यहाँ से चीज़ बता देता हूँ, देखिए पादप कोशिका में देखिए रिक्तिका बहुत बड़ी होती है, इसको रिक्तिका कहते हैं, और जंतु कोशिका में छोटी होती है। इसमें रिक्तिका बड़ी होने के कारण केंद्रक जो है एक तरफ आ जाता है साइड में, लेकिन इसमें जो रिक्तिकाएँ होती है वो कैसी होती है, छोटी होती है। तो रिक्तिकाएँ जब छोटी होती है इसलिए केंद्रक जो है वो कहाँ होता है, बिल्कुल सेंटर में होता है। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्यों जरूरी है बता देता हूं कि इस प्रकार संक्षिप्त साइंस के नोट्स और बिल्कुल PDF से पढ़ाना हर किसी चैनल पे नहीं मिलेगा ऐसा मटेरियल। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, नोट्स बनाते रहिए और इसी प्रकार पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।